तो आज हम लोग क्लास 9 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा आपको ध्यान है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और एक्सेलरेशन हम लोगों ने फोर्स फाइंड किया था दो मास के बीच। आज हम लोग जा रहे हैं पता करने तो केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। जैसे आपको तो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं एक बार आपको उसका बता देता हूँ कि क्या थे केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। Then we will see about the acceleration due to gravity. So let's go for the Kepler's law of planetary motion. So Kepler's law of planetary motion. ये लॉज आप 9th से 11th क्लास में जाने के बाद फिर से आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे, लेकिन आज हम लोग बेसिकली आज हम लोग देखते हैं कि क्या था केप्लर्स लॉज। तो जब हम बात करते हैं थ्योरीज की, कुछ थ्योरीज की बात करते हैं, तो आज से अगर हम 2000 साल पहले चल जाए, लेट्स गो अबाउट ऑलमोस्ट 2000 इयर्स अगो, तो प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेटरी मोशन के बारे में तो जियोसेंट्रिक थ्योरी चलती थी। ये थ्योरी क्या कहता है कि पूरे यूनिवर्स के सेंटर पे क्या है, अर्थ है। अर्थ इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, या उस टाइम पे जितना भी नोन था उसके सेंटर पे क्या है, अर्थ है। और अर्थ के अराउंड सन और बाकी सारे चीज मूव करते हैं, दे मूव अराउंड द अर्थ। ये पूरे जगह पे यही थ्योरी चलती थी। वेस्टर्न में कंट्री में जब समझ आया कि यही थ्योरी थी, दैट वाज कॉल्ड द जियोसेंट्रिक थ्योरी, मतलब अर्थ को सेंटर पे माना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, फिर से आज से लगभग 1500 साल पहले there was an Indian scientist, आप तो नाम जानते होंगे, आर्यभट्ट। इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, there is nothing like that, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अर्थ सेंटर पे हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो सेंटर पे क्या है, तो सेंटर पे सन है, अर्थ नहीं है। सेंटर पे सन है और अर्थ है, दैट अर्थ और उसके अलावा भी कुछ नॉन प्लैनेट्स थे उस टाइम, दे ऑल मूव अराउंड द सन, नॉट द अर्थ, नॉट द सन मूव अराउंड द अर्थ। उन्होंने ये थ्योरी बताई, बट दैट वाज इंडिया उस टाइम बहुत बाहर की कंट्री से कनेक्टेड नहीं था। इंडिया में नॉलेज की कमी नहीं थी, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं थी, जिसकी वजह से ये जो नॉलेज है वो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में, बाहर की जगह पर नहीं जा पाया, और आर्यभट्ट के साथ इंडिया के अंदर ही वो नॉलेज रह गया। और ऐसा चलता रहा और लगभग 500 साल पहले तब जाके, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज दे आर सो फूल, और वो इतने बेवकूफ थे या इतनी नॉलेज नहीं थी, वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लगभग 1500 साल तक वो मानते रहे कि अर्थ ही सेंटर पे है, नॉट द कि सन सेंटर पे है। सन सेंट्रिक थ्योरी नहीं होती थी। 1500 साल पहले जाके कुछ डेवलपमेंट हुआ यूरोपियन कंट्रीज में, तब जाके उनको नॉलेज होना शुरू हुआ कि नहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि अर्थ सेंटर पे हो, ना कि सन सेंटर पे हो। तो उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज में चर्च थे, उनकी काफी ज्यादा वैल्यू होती थी। चर्च के अगेंस्ट कोई नहीं बोलते थे, उनके जो पादरी होते थे एक से वही सब कुछ होते थे। तो उस टाइम का थ्योरी क्या था कि अर्थ सेंटर पे है, और जो भी इसके अगेंस्ट बोलता था या तो उसको चुप करवा दिया जाता था या उनको मार दिया जा रहा था। पर नहीं, हमारी थ्योरी सही है, आप इसमें कोई भी साइंटिस्ट है, कुछ भी है, आपसे हमको लेना देना नहीं है। सेंटर में कौन है, तो सेंटर पे अर्थ है, ना कि सन। तो बहुत लोग को चुपकाया जाने लगा और ऐसे बहुत सारी चीजें हुई। फिर जब हम 1700s में आए और जब जाके टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ,
जब 1700 ईस्वी में आए, टेलीस्कोप का आविष्कार हुआ, तब जाके ये थ्योरी सही आई, तब जाके ये पता चला कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग इतने सालों तक गलत गलत जगह पे गलत हम लोग चीज़ सोच रहे थे, गलत चीज़ जान रहे थे। एक्चुअली में सेंटर पे कौन है, तो सेंटर पे हमारा अर्थ नहीं है, सन है। सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो जब आविष्कार हुआ टेलीस्कोप का, जब लोगों ने देखा, तब जाके उन्होंने यकीन किया कि नहीं ऐसा होता है। और हमारे साइंटिस्ट को देखो, आर्यभट्ट, you knew it before 1200 years से, इन लोगों को जानने के 1200 साल पहले जैसे भी उन्होंने पता लगाया, तो उन्होंने पता लगा लिया कि नहीं अर्थ सेंटर पे ना होके सन सेंटर पे है। सो हाउ डेवलप आवर कल्चर वाज एट दैट टाइम, वी कैन जस्ट इमेजिन। और बहुत किस लोगों को क्या लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही किताबों में लिखा हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो आप जाके विकिपीडिया पे सर्च कर लो, कहीं पे भी सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ये पूरा वर्ल्ड मानता, पूरा विश्व मानता है कि आर्यभट्ट को पता था, he knew that earth is not in the center but the sun is at center। हमारे पास नॉलेज थी, इतनी नॉलेज थी, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाया। तो ये प्रॉब्लम रहा इंडिया के साथ, इतने नॉलेज होने के बाद भी आज हम लोग बहुत आगे की कंट्रीज में नहीं है। ठीक है, तो there were some theories. Then after the discovery of telescope and so on, there is a scientist named was Kepler. He studied the motion of planets around the sun, and after studying the such motion, he gave some theories. उन्होंने कुछ theories दी, और उनको theories को उनसे 3 लॉज दिए, और तीनों लॉज को बोला गया केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो ये 3 लॉज थे। So what were the 3 laws? First start with the Kepler's first law of planetary motion। ये सब होने के बाद, तब बाद में जाके जब डिस्कवरी होगी टेलीस्कोप की, तब स्टडी करने के बाद केपलर्स ने लॉज दिए, जो कि आई थिंक आर्यभट्ट ने पहले ही दे दिए होंगे, जो कि हम भी देखने के बाद, विजुलाइज करने के बाद हम उन्हें लॉज दिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को पढ़ना क्या पड़ता था, हम लोगों को पढ़ना पड़ता केपलर्स लॉ। व्हाई वी नॉट स्टडी द आर्यभट्ट लॉ? आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग इन द सिलेबस। आर्यभट्ट ने भी लॉज दिए हैं, लेकिन हम लोग उनके बारे में नहीं पढ़ते, हम लोग केपलर्स लॉ पढ़ते हैं। I don't know what is this. Okay, so we'll go for the Kepler's laws of planetary motion. That's the first law of planetary motion. What it says, तो सबसे बड़ा झूठ जो अब तक पढ़ाया जा रहा था, वो यहाँ पे हम लोग को दिखा। फर्स्ट लॉ, तो ये क्या कहता है कि भाई प्लैनेट्स जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ पे तो मूव ही नहीं करते, दे डू नॉट मूव ऑन द सर्कुलर पाथ, rather than they move on an elliptical path। प्लैनेट सर्कुलर पाथ को छोड़ के इलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। तो प्लैनेट इस टाइप से मूव करते हैं। ये रहा सन, ऐसे 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 ऐसे। और आज तक हम लोग क्या सोचते थे कि नहीं 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 प्लैनेट ऐसे मूव करते हैं, ये रहा सन और इसके हम बुलबुल प्लैनेट घूमते थे, तो ऐसा होता ही नहीं है, इस टाइप से होता है। और बोलो कि हाँ सर सही बोल रहा है, तभी तो ये प्लैनेट पास आता तो गर्मी आता, दूर जाता तो ठंडा आता है, इससे कोई मतलब नहीं है, पास दूर जाने से कोई मतलब नहीं है। और एक्चुअली में इतना इलिप्टिकल पाथ ना होता है, इलिप्टिकल मतलब एक से इतना इलिप्टिकल पाथ नहीं होता, काफ़ी कम रहता है, लेकिन हम दिखा रहे हैं इतना ऑलमोस्ट सर्कुलर रहता है, दैट इज नॉट प्योरली सर्कुलर। तो ये प्लैनेट्स का मोशन होता है किसके अराउंड, तो सन के अराउंड। और इसमें 2 फोकस होते हैं, ठीक है, F1 और F2, इसको फोकस कहते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग फोकाई कहेंगे, 2 फोकस फोकाई कहेंगे। सो व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ
Kepler's first law. So planets move around the sun in an elliptical orbit. Planets move around the sun in an elliptical orbit, whereas sun being in one of their foci. तो या तो सन यहाँ रह सकता है या तो सन यहाँ रह सकता है, कोई भी दोनों फोकस के अंदर कहीं भी रह सकता है, लेकिन सेंटर पे नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है। सो दैट वाज कॉल्ड द केप्लर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। और इन्होंने प्रूव कर दिया कि केप्लर्स प्लैनेट्स क्या होते हैं, दे मूव इन एन ऑप्टिकल पाथ रेदर देन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ प्लैनेट्स के लिए नहीं था, उनके लिए एलिप्टिकल पाथ आया। सो दैट वाज द फर्स्ट केप्लर्स फर्स्ट law of planetary motion. Okay, now the second law, Kepler's second law of planetary motion। तो उसने क्या प्रूव किया सेकंड लॉ में जाके, एक इलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, छोटा वाला जो पाथ लेंथ रहता है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, और बड़ा वाला जो रहता है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस। अब केपलर से सेकेंड लॉ क्या था, केपलर का द्वितीय मोशन गति का नियम क्या था, तो उसने क्या कहा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ध्यान दें कि प्लैनेट्स होते हैं कि कभी पास में आगे से एक देखा था सेंटर से ये सन रहेगा, तो कभी सन के पास आ गए, कभी सन से दूर चले गए, हो रहा है, ठीक है। मानते कि अभी सन यहाँ पे है, ये सन है और ये प्लैनेट था, और ये उसने कुछ टाइम लिया ए से बी तक आने में, ये बोल लेते हैं, ठीक है। ये टाइम लिया सपोज को टी, और प्लैनेट कहीं दूर था, यहाँ पे आता और सी से डी गया, ये टाइम लिया T2, ठीक है। तो होता क्या है, प्लैनेट सन से पास हो या दूर हो, प्लैनेट सन से पास हो या दूर हो, जब पास आते हैं प्लैनेट सन के तो उनका स्पीड बढ़ जाता है अचानक से, जैसे ही दूर जाते हैं उनका स्पीड घट जाता है, ठीक है। देखो यहाँ जब पास में आया तो अब क्या करेगा, सन प्लैनेट्स को ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर प्लैनेट का स्पीड ज़्यादा नहीं हुआ तो सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख लेगा और प्लैनेट्स फिनिश हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए प्लैनेट्स क्या करते हैं, तो अपने स्पीड जैसे ही सन के पास पहुंचते हैं तो अपने स्पीड को बढ़ा देते हैं, और जैसे ही दूर जाते हैं अगर इनका स्पीड नहीं घटेगा, उसी स्पीड से रहेगा, तो ये प्लैनेट सन से दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए, तो वो भी इसके लिए सही नहीं है। तो जैसे ही दूर जाते हैं तो अपने स्पीड को घटा देते हैं। दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट्स, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग होता है, लेकिन ये सब अपने आप होता है, उनके दिमाग से नहीं होता है। तो केपलर का गति का दूसरा नियम, ठीक है,
क्या था, तो उसको भी लिख लेते हैं। ठीक, द लाइन joining sun to a planet shifts out equal area in equal interval of time. That is, if T1 is equal to T2, in that case area OAB should be equal to area OCD. तो भले प्लेनेट का स्पीड बढ़े, भले प्लेनेट का स्पीड घटे, लेकिन वो जो एरिया कवर करेंगे वो कांस्टेंट रहेगा। गिवन टाइम इंटरवल पे जो एरिया उनके अंदर कवर हो रहा है, तब the line joining sun to a planet covers equal area in equal interval of time. That is the Kepler's second law of planetary motion. Okay? दूसरे लॉ के बाद फिर हमारा आता है तीसरा लॉ। पढ़ते हैं Kepler's third law of planetary motion. केपलर का तीसरा नियम। तो ये जो लॉ था दैट वाज फॉर द टाइम पीरियड, कितने देर में प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। तो इसका स्टेटमेंट ऐसी है, द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of a planet around the sun. Sorry. The square of time period of a revolution of a planet around the sun is proportional to cube of semi-major axis between the planet and the sun. तो इसमें क्या हुआ, देयर वाज अ सपोज दिस इज द सन, और लेट अस कंसीडर दिस टू बी द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन। लेट्स दिस इज द सन and this is the planet. This is the major axis, तो ये हाफ हो गया यानी सेमी मेजर एक्सिस, इसके रेडियस को आड़ देते हैं, और इससे भी माइनर एक्सिस हो गया तो इसके रेडियस को आड़ देते हैं। तो बोला प्लैनेट कितने दिन में इस सन के अराउंड चक्कर लगाएगा, वो डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ दैट टाइम पीरियड, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर
सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। प्लैनेट और सन के बीच का जो सेमी मेजर एक्सिस होता है उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। टी इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दैट वाज कॉल्ड द केपलर्स थर्ड लॉ। ये उसने डिस्कवर किया थर्ड लॉ में। लेकिन थर्ड लॉ में एक और चीज हुआ हमारा कि ये तो उसने बोल दिया कि ऐसा ऐसा होगा, बट इन केस ऑफ द थर्ड लॉ ये जो हमारा टाइम पीरियड है, जैसे हम लोग देख सकते हैं सबसे नजदीक प्लेनेट कौन है सन के अराउंड, दैट इज मरकरी। आई थिंक इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट रोटेशन अराउंड द सन। देन लगभग 240 दिन का टाइम लगता है वीनस को, फिर 365 दिन, फिर 700 डेज। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होते जाता है, जैसे जैसे प्लेनेट का डिस्टेंस सन से दूर होता जाता है, वैसे उनको ज़्यादा टाइम लगता है, उनको ज़्यादा टाइम चाहिए उनको रोटेशन के लिए, रिवॉल्व करने के लिए प्लेनेट के अराउंड। एंड दैट इज व्हाट बेसिकली दिस लॉ गिव्स। ये टाइम पीरियड का स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। ये केपलर का गति का तीसरा नियम था। तो ये बेसिकली 3 नियम केपलर ने दिया रिलेटेड टू द प्लैनेटरी मोशन, और उसके बाद जाके सारा कुछ हमको आया। That was a very very important law given by the Keplers. ठीक है। So that was basically the Kepler's laws of planetary motion. Now let's go for a topic. Topic में लिखता हूँ free fall. When an object is allowed to move freely under gravity, motion of such object is called free fall, और such motion is called free fall. तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग छोड़ देते हैं कि भाई तुम गिरो, जितना गिर सकते हो गिरो, तो किसके अंदर? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर। ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग दे देते हैं कि तुम गिरो, जितना गिर सकते हैं गिरो, तो उस केस में जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, उस मोशन को क्या बोलते हैं? तो उस मोशन को बोलते हैं फ्री फॉल। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू मूव अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन और मूव अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, सच अ मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। उस मोशन को क्या बोलेंगे? तो फ्री फॉल कहेंगे। तो फ्री फॉल के केस में क्या होता है? In free fall, a constant acceleration acts on the object. A constant acceleration acts on the objects. That acceleration is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. It is denoted by जब ऑब्जेक्ट्स को हम लोग फ्रीली फॉल होने के लिए छोड़ देते हैं किसके अंदर? ग्रेविटेशनल फोर्स के अराउंड या अकेले ग्रेविटी के अराउंड, तो जिस एक्सेलेरेशन से ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं उस एक्सेलेरेशन को बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको डी से डिनोट करते हैं तो जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके वैल्यू हम लोग आगे से निकालेंगे। पहले भी मैं और चीज लिखता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर फ्री फॉल। जब फ्री फॉल होता है
तो मोशन का इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है भाई। तो हम लोग एक सिचुएशन देख लेते हैं। ये रहा एक ऑब्जेक्ट जो फ्रीली फॉल होने के लिए तैयार है, h हाइट से आ रहा है, ठीक है। तो इसमें एक्सेलेरेशन कितना लगेगा, तो एक्सेलेरेशन लगेगा g, और डिस्प्लेसमेंट क्यों हम लिखेंगे h, ठीक है। इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में जनरली मोशन होता है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन के मोशन के इक्वेशन थे। एक था v = u + at, ये नॉर्मल इक्वेशन था। फ्री फॉल में चल जाएगा v = u + gt, a की जब g लग गया, यहाँ पे था s = ut + ½ at²। यहाँ पे s की जगह पे क्या है, h = ut + ½ gt², ठीक है। यहाँ पे था b² - u² = 2as, यहाँ पे रहेगा b² - u² = 2gh, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन होंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जो वहां पे था वो चेंज होके फ्री फॉल में इस टाइप का इक्वेशन हमको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द फ्री फॉल। और फ्री फॉल के हमारे ये इक्वेशंस हमको यूज होंगे, हम इस पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। दैट विल वर्क, हम लोग देखेंगे, ओके। तो आज हम लोग अपने टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे कि कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो, और आपसे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।